नमस्कार। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से माइंड का इस्तेमाल करते हुए माइंड के पार जाया जा सकता है और इस प्रक्रिया में कंडीशनिंग का क्या रोल है और ये कंडीशनिंग हमें पार जाने में किस प्रकार से बाधित करती है। पार यानी कि वो स्टेट जिसको कि हम तुरिया कह दें और तुरिया के आगे की अवस्था भी कह सकते हैं, या यूं कह लें कि एक एकाकार होने की जो अवस्था है उस अवस्था में कैसे पहुंचा जाए। तो शुरू करते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने अपने माइंड द्वारा माइंड को शांत करने की और जो फॉल्स नोशंस हम एंटरटेन करते हैं मैं और मेरा के, इन दोनों को जोड़ दिया और इस बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि अत्रि ऋषि का एक आश्रम था ऐसे पहाड़ के ऊपर जो कि बहुत विशाल था, पाताल लोक से शुरू होके देवलोक तक वो था और उसमें दो साधु रहते थे, एक थे बृहस्पति और एक थे शुक्र। बृहस्पति के जो पुत्र है वो विलास और शुक्र के जो पुत्र है वो भाषा थे। समय के साथ इन दोनों साधुओं की मृत्यु हो गई और जो इनके जो दो बेटे थे विलास और भाषा, ये दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीफ में आ गए थे और उस कारण से उन्होंने सारा संसार छोड़ दिया और चले गए फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में गए अपने अपने सत्य को ढूंढने के लिए। कुछ समय बाद दोनों का मिलना हुआ और उसमें विलास ने भाषा से पूछा कि क्या तुम अपने अंदर से ये दुनियादारी वर्ल्डलीनेस इसको हटा पाए हो और क्या तुम्हें आत्मज्ञान हो गया। इस पे भाषा ने कहा कि मित्र, तुम्हें देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई, मगर हम लोग असल में तब तक खुश नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम इच्छाएं और उम्मीदें इनको पूरी तरह से छोड़ ना दें। तब तक जब तक हम इसको हासिल नहीं करते हैं तब तक हम इसी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में आते रहेंगे और जाते रहेंगे और सफर करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी लालसाएं होती हैं, क्रेविंग्स होती हैं, ये जो विजडम होती है, बुद्धिमत्ता होती है या विवेक होता है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। और इस कारण से माइंड जो है वो इंद्रिय सुखों के अंधकारमय कुएं में जाके गिर जाता है। तो इसको, इस सिचुएशन को पार करने के लिए जिस पे हम बात करते भी आए हैं, दो सवाल पूछने बहुत जरूरी है। पहला कि ये जो भी संसार के विषय हैं जो मुझे सुख देने का आभास महसूस करा रहे हैं, क्या ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे
और दूसरा कि इन विषयों के कारण जो सुख मेरे को अभी महसूस हो रहा है, क्या वो सुख भी हमेशा रहेगा? यानी कि जो सुख, जो प्लेजर हमको रिपीट करना पड़े कुछ समय बाद, ये समझ लेना चाहिए कि ये परमानेंट नहीं है और इसको संजोए रखना कोई आवश्यक नहीं है, इसको ड्रॉप किया जा सकता है। और इसी तरीके से विचार विमर्श करते हुए, मनन करते हुए, माइंड के द्वारा माइंड के पार ये दोनों चले गए, ड्रॉप करते गए और अंत में ये उस अवस्था में पहुंचे जिसको कि आत्मज्ञान की अवस्था कहते हैं। आगे वशिष्ठ ने बोला, सेल्फ नॉलेज आत्मज्ञान ही एक मात्र ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कि हम बॉन्डेज यानी कि बंधाव, दास्ता और इल्यूजन, भ्रम की स्थिति को अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज समझाने के लिए उन्होंने जो बात बताई वो ये है कि जो शरीर है वो असीम चेतना से अनरिलेटेड नहीं है। कुल मिला के कहना चाहते हैं, शरीर और असीम चेतना एक ही है। शरीर इसी असीम चेतना के एलिमेंट्स, विभिन्न तत्वों को इस्तेमाल करते हुए एक आकार में आया और उसके बाद कुछ समय रहने के बाद वो आकार समाप्त हुआ और उन्हीं तत्वों को इस्तेमाल करते हुए दोबारा दूसरा आकार लिया। जैसे सोना है, सोने के आभूषण, चाहे हम किसी भी आभूषण को बनाए, रहेगा वो सोना ही। उसी को पिघला के दूसरे फॉर्म में डाल दे तो मतलब ये होता है कि आभूषण का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है सोने का। वैसे ही जितनी भी ये शरीर हैं, बॉडीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो उस कॉन्शियसनेस का। हम इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, मटके का। मटका उस स्पेस में बनता है और उस दीवारों के कारण वो अपने आप को मटका समझता है और जो अविभाजित स्पेस है उसको अंदर और बाहर में विभाजित कर देता है। असल में विभाजन नहीं है, पर उस दीवार के होने के कारण वो विभाजन महसूस करता है। अब हम क्रमवार इन चीजों को समझते हैं। तो बॉडी इसी कॉन्शियसनेस के अलग अलग तत्वों का एक कॉम्पोजिशन है जो कि इससे अलग नहीं है। बॉडी दूसरी बॉडी से भी अलग नहीं है और जो सेल्फ है, जो स्व है, जो सोना है, वो भी वर्ल्ड अपीयरेंसेस से किसी प्रकार से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि दो नहीं है, एक ही है। दूसरा इल्यूशन है, दूसरा भ्रम है। अलग अलग प्रकार के आभूषण होने का, अलग अलग प्रकार के मटके या घड़े होने का। और यही जो सत्य है, इस सत्य को ना मानते हुए किसी और चीज को सत्य मानना, यानी कि उस आकार को सत्य मान लेना, यही कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग के बारे में वो बताते हैं कि
जो भी विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, वो इमेजिन्ड होती है। जिस प्रकार घड़े के अंदर और बाहर, ये एक इमेजिनेशन है, एक नोशन है, सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य तब तक प्रतीत होगा जब तक कि वो घड़े की दीवारें हैं। दीवारें टूटी, जिसको हम सत्य मान रहे थे वो सत्य नहीं है, ये तो अंदर बाहर एक ही है। या यूं कह लें कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो विषय और विषयी का जो विभाजन है, जो डाइवर्सिटी है, ये एक इमेजिनेशन है। शीशे में, आईने में जो प्रतिबिंब दिखता है, वो प्रतिबिंब असल ना होकर के सिर्फ एक इम्प्रेशन है, एक इमेज है उसकी, जो कि उस आईने के सामने है। ठीक वैसे ही माइंड में जो भी आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो उसका प्रतिबिंब है जो उस माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसको कि हम चेतना, असीम चेतना कहते हैं। उसी के कारण हमको ये प्रतीत होता है कि उस चेतना का या उस देखने वाले का जो प्रतिबिंब आईने में दिख रहा है वही सत्य है, क्योंकि हमको वो दिख नहीं रहा है। जिस प्रकार हम अपनी आंखें नहीं देख सकते, उस प्रकार इस कॉन्शियसनेस को भी नहीं देखा जा सकता। यानी कि जिस प्रकार का आईना होगा, उसी प्रकार का प्रतिबिंब, और उसी प्रतिबिंब के आकार को और प्रकार को सत्य माना जाएगा। जैसे अगर कोई आईना है जिस जिस जो कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है या बिल्कुल स्ट्रेट है, या जिसके आईने के अंदर वेव्स हैं, इन सारी सूरतों में हमको जो प्रतिबिंब दिखेगा अपनी शक्ल का, वो अलग अलग तरह का होगा। और यदि इस आईने का ज्ञान नहीं है, इस आईने के नेचर का, इस आईने के अंदर के एनवायरनमेंट का अगर हमको ज्ञान नहीं है, तो हम उसी प्रतिबिंब को असल मानेंगे। असल में चेहरे पे कोई विकार नहीं है, वो उस आईने की वजह से विकार प्रतीत होता है। और हम जब इस विकार को, इस स्वरूप को सत्य मान लें, तो हम, जो कि घड़े के अंदर की चेतना है, जिसको कि सीमित चेतना कह देते हैं या आत्मा कह देते हैं, वो आत्मा अपने आप को इस घड़े की दीवार से जुड़ा हुआ महसूस करती है और समझती है कि मैं यही हूं। और उस दीवार के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस के कारण ये जो अंदर, घड़े के अंदर की जो ट्रैप्ड चेतना है, ये अपने आप को सीमित महसूस करती है और उसी कारण से वो सफर करती है, परेशान होती है। और यही जो स्टेट है, इसी स्टेट को हम कहते हैं मेंटल डिवीजन, यानी मानसिक विभाजन, या विविधता यानी डाइवर्सिटी, या बॉन्डेज। और यदि इस कंडीशनिंग रहित अगर हमारा मन हो, कंडीशनिंग रहित, कॉन्सेप्ट्स रहित अगर माइंड हो, तो वो फ्रीडम है, उसी को मुक्ति कहते हैं।
इस बात पे उन्होंने कहा कि अपने मन को अपने ही मन के द्वारा मुक्ति प्रदान करवाइए। इसके आगे फिर वो बताते हैं कंडीशनिंग कितने प्रकार की होती है, अनुकूलन कितने प्रकार के हैं। अनुकूलन 2 प्रकार के हैं, जिसको कि हमने नाम दे दिया है समझने के लिए। एक होता है होलिस्टिक व्यू, जो कि समग्रता से उस चीज को देखता है, और एक होता है रिडक्शनिस्ट यानी न्यूनकारी नजरिया। तो जिसको सेल्फ नॉलेज है, स्व का ज्ञान है, उसका जो नजरिया है वो होलिस्टिक होगा, संपूर्णतावादी होगा, और जिसको नहीं है उसका जो नजरिया होगा वो न्यूनकारी नजरिया होगा। ये जो आत्मज्ञानी है ये प्रकृति की माया को समझेगा और उस माया के जितने भी और घटक हैं उनका बिहेवियर और उनकी लिमिटेशंस को भी समझेगा। जैसे एक बार रामकृष्ण जी विवेकानंद जी का कन्वर्सेशन हुआ, जिसमें उनको गले का कैंसर था, तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई आप अपने काली माँ से बोले कि भाई मेरे को तकलीफ हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा है, तो ठीक करें। तो रामकृष्ण जी ने उनको कहा कि ठीक है। अगले दिन उन्होंने विवेकानंद जी को बोला कि मैंने कल रात को देवी माँ से बात की, उनको समस्या बताई, रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा तुम्हारा गला ठीक नहीं है तो तुम विवेकानंद के गले के द्वारा ही खाना खाओ। कहने का मतलब हुआ कि वो जो आत्मज्ञानी है वो हर प्रकार की नेचुरल लिमिटेशंस जो होंगी उनको वो समझेगा कि अगर शरीर है, अगर वो पैदा हुआ है, कुछ समय तक बढ़ेगा, उसके बाद स्टेबल रहेगा और फिर उसका डिटीरियोरेशन एक एक करके कमरे की बत्तियां बंद होने लग जाएंगी। एक नेचुरल प्रोसेस है, ये इस शरीर की लिमिटेशन है। और जो इन लिमिटेशंस को नहीं पहचानते, जो अज्ञान में है, मैं में है, वो उन सीमाओं को नहीं मानते, उन लिमिटेशंस को ना मानते हुए अपने आप को और अपने उम्मीदों को, अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर स्ट्रेच करते हैं। यानी यहां नेचुरल लिमिटेशंस का सम्मान है और वहां अपने स्वयं के होने का, अपने ईगो सेंस का सम्मान है। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो होलिस्टिक समग्रता से देखने की जो तरीका है, यही लिबरेशन है और वही उसका बॉन्डेज है। उसकी दास्ता वही है कि वो उस आइडिया के साथ मैं और इन चीजों के साथ बंधा हुआ है। वो जो ज्ञानी है वो इन चीजों को समझता है कि नियति के कारण ही जो है वो है। यानी अगर सूरज उग रहा है तो उग रहा है, डूब रहा है तो डूब रहा है, ये नियति है। अगर रोटेशन हो रहा है तो वो रोटेशन अपने एक्सिस पे हो रहा है, जो अर्थ का जो रोटेशन। और अगर अंधेरा है तो अंधेरा भी हो रहा है नियति के अनुसार, उजाला है
वो भी उसी के हिसाब से, बारिश है वो भी नियति के तरीके से हो रहा है, और जीवन और मृत्यु भी नियति के कारण हो रहा है। तो नियति के अनुरूप ही सब कुछ होता है। जो शुरू में था वो अब है, और वो तब तक रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड है। यही नियति है। मगर जो अज्ञानी है वो इस नियति का सम्मान ना करेगा और सोचेगा कि मैं किस प्रकार से खुश हूं। उस खुशी को प्राप्त करने के लिए वो अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स को परसू करना चाहेगा, परसू करेगा, ये सोचते हुए कि मैं इनसे परमानेंट खुशी हासिल कर सकता हूं। क्रिएटर यानी जो जिसने रचयिता की जो मेंटल कंडीशनिंग थी, उसी की वजह से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। ये कहानी हम सुन चुके हैं पहले उन 10 भाइयों की, जहां पे कि उन्होंने अपने विचार के अनुसार ये सोचा कि हम उस जगह का राजा बने जहां की कभी कोई जीवन और मृत्यु हो ही ना, और हमारी निरंतरता रहे। ये एक उनका मेंटल आइडिया था, कॉन्सेप्ट था। उस कारण से उन्होंने 10 ने 10 अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना की। ये उस चीज को बता रहे हैं कि जो रचयिता का मेंटल कंडीशनिंग था, उसी का कारण ये ब्रह्मांड है। और जो इसको नहीं मानता है वो हमेशा सफरिंग यानी कि परेशानी, दुखों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मेंटल कंडीशनिंग हमेशा सीमित यानी फाइनाइट और पेरिशेबल यानी कि वो चीज जिसका कि अंत हो सके। तो मेंटल कंडीशनिंग हमेशा फाइनाइट और पेरिशेबल के साथ होगी, और यही कारण होगा उसकी परेशानियों का और उसके दुखों का। तो यहां हमने देखा कि कौन व्यक्ति लिबरेटेड है, कौन व्यक्ति मुक्त है, और कौन व्यक्ति बंधा हुआ है कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, मैं के साथ, और नियति का और नेचुरल जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम्मान नहीं करता, वो बंधा हुआ है, वो रिडक्शनिस्ट व्यू है। ये हमने देखा। आगे बढ़ने से पहले हम एक पापा जी का सत्संग है, उस सत्संग में उन्होंने तुरिया और तुरिया के आगे की स्टेट का बताया है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। इसका व्यू भी हम देखेंगे, मगर ये थोड़ा सा घुमावदार है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके अनुसार जो भी व्यक्ति, उसका नाम है डिलाइट, ब्लिस एंड बियॉन्ड। जो व्यक्ति भ्रमित है, अज्ञान है, वो अपने सेंस प्लेजर्स द्वारा सुखों को प्राप्त करेगा, वही डिलाइट है। फिर जब उसको थोड़ा सा ज्ञान होगा, किताबें पढ़ने से, हमारे वीडियोस देखने से या संतों के साथ होने से, ये जो ज्ञान है ये उसकी मेमोरी में होगा।
और जब वो आगे इस इस रास्ते पे चलेगा, वही मेमोरी से रिकॉल किया गया ज्ञान उसको उस स्टेट में ले जाएगा जहां पे कि उसके कोई विचार नहीं चल रहे हैं। वो हो जाएगी तुरिया, यानी कि वो स्टेट जिसको हम कह सकते हैं स्लीपिंग वाइल अवेक। और इसी का अनुभव पापा जी ने मेरे को अपनी फर्स्ट विजिट में कराया था। ये हो गई स्टेट, इसको कहते हैं तुरिया। और इसके पार जो स्टेट है वो है बियॉन्ड की, यानी जिसका कि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिसका कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको कि जाना भी नहीं जा सकता, जो अननोएबल है, और जिसको जानने के लिए जानने वाला भी उपस्थित नहीं है। वो है जिसका डिस्क्रिप्शन आज तक हुआ नहीं। तो ये है डिलाइट, ब्लिस एंड बियॉन्ड। हम बात करेंगे ब्लिस और बियॉन्ड की। डिलाइट की हम तो करते ही आए हैं। बोलते हैं कि माइंड रिमेन्स अटैच्ड अनअटैच्ड टू सेंस एक्सपीरियंसेस, यानी मन जितने भी सेंस द्वारा दिए गए एक्सपीरियंसेस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और आइडियाज हैं, उनके साथ अनअटैच्ड रहता है। मगर जब वो अटैच्ड हो जाता है, वहीं पर जीव का जन्म होता है। और जब जीव समाप्त हो जाएगा तो एक्सपीरियंसेस भी अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जब तक जीव है तब तक उसको फियर रहेगा ऑपोजिट्स का और दुखों का। और जब वो इस स्टेट में नहीं है जहां पे कि कोई कॉन्सेप्ट्स हैं और उसको किसी प्रकार का डर है, वही स्टेट होगी जहां पे कि किसी प्रकार की कोई मेंटल डिस्ट्रैक्शंस यानी विकर्षण या विक्षिप्तता नहीं है, और व्यक्ति एक नॉन वॉल्यूशनल लाइफ यानी इच्छा रहित या पसंद रहित जीवन को जी रहा है। इसी को हम कह सकते हैं कि स्लीपिंग वाइल अवेक की स्टेट है, और यही तुरिया है। और जब व्यक्ति इस स्टेट में ज्यादा समय के लिए रह लेता है, स्थापित हो जाता है, इसी को बियॉन्ड कहा जाता है, इनकॉम्प्रिहेंसिव, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और इनडिस्क्राइबेबल। दिस इज बियॉन्ड। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। मेरी गुजारिश है आप उस पापा जी के वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं। शुक्रिया।